गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ड्वेल नेचर की थर्ड और लास्ट क्लास में आज हम लोग ड्वेल नेचर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फेलियर ऑफ वेव नेचर, फेलियर ऑफ रे नेचर के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लास्ट क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। इन फिनोमिना को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। अभी आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ड्वेल नेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्वेल नेचर की हम लोगों को नीड कहां है, हम क्यों ड्वेल नेचर को पढ़ना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कुछ फिनोमेना जस्ट लाइक हम लोगों ने इंटरफेरेंस की बात की, डिफ्रैक्शन की बात की, पोलराइजेशन की बात की, ये सारे के सारे वेव नेचर की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कॉम्पटन इफेक्ट की, जीमन इफेक्ट की, इनको हम लोग वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अल्टीमेटली हम लोगों को पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर या क्वांटम थ्योरी को इफेक्ट में लाना होता है, जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अभी तक डिस्कस किए हैं। अब स्टूडेंट्स, लाइट से एसोसिएटेड कुछ फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, कुछ फिनोमिना क्वांटम नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हम लोग इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को क्लब कर दें, मर्ज कर दें और एक नया कॉन्सेप्ट दे दें, जिसको नाम दे दें हम ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है उसमें वेव नेचर और क्वांटम थ्योरी इन दोनों को आपस में क्लब किया हुआ है और इसी के बेसिस पे कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स भी निकालने की कोशिश की गई है, जिन्हें हम लोग पढ़ना चाहेंगे। क्लब करने के बाद हमारी जो थ्योरी होगी उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने यहां लास्ट में हाईलाइट किया हुआ है। समटाइम्स बिहेव लाइक एज ए वेव एंड समटाइम्स एज ए पार्टिकल। जो भी लाइट रेडिएशंस हैं वो हमारे कभी तो वेव की तरह से बिहेव करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोपेगेशन की तरह से बिहेव करते हैं, और समटाइम्स वो पार्टिकल यानी क्वांटम नेचर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहेंगे, जिसको हम लोगों ने यहां पे नेम किया है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रॉगली वेव्स। तो बेसिकली डी ब्रॉगली ने जो वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया ऑन बिहाफ ऑफ मैटर, वो यहां पे हम लोगों को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं जरा, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोगों ने एनर्जी के लिए कई सारे फॉर्मूले पढ़े। हमारे पर्पस के यहां पे दो फॉर्मूले हैं, E equals to mc square, where c is the velocity of light in vacuum, m is the mass and E is the energy. And second one, in quantum nature or in particle nature, E is equals to h nu, where E is the energy, h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. Dear students, इन दोनों को क्लब करके हम लोग ड्वेल नेचर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा, ये एनर्जी और ये वाली एनर्जी यानी वेव नेचर से मिलने वाली एनर्जी एज वेल एज जो क्वांटम नेचर से मिलने वाली एनर्जी है, दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अल्टीमेटली यहां डी ब्रॉगली ने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट दिया कि h nu equals to mc square। डियर स्टूडेंट्स, मैं h nu को hc ओवर लैम्डा भी प्लेस कर सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू m into c स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, m into c स्क्वायर को फर्दर मैं प्लेस कर सकता हूं m into c, where m into c be written as momentum multiplied by that is velocity। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हो गया और इस कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट से मैं काफी सारी चीजें निकाल पाऊंगा। इवन दैट मैं यहां से इसको वेवलेंथ को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी प्लेस कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं समझिए, दैट इज hc ओवर लैम्डा इक्वल्स टू p into c, c से c कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। डियर स्टूडेंट्स, बड़े काम का रिजल्ट है।
वैसे तो यहां से जितने भी इंटरमीडिएट रेट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे आपके न्यूमेरिकल्स को करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये हमारा एक ऐसा रिजल्ट है जिसके बेसिस पर हमें सीरियसली में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर wavelength be inversely proportional to momentum of the particle and h is here constant, so nothing to be say about the h Planck's constant. Dear students, अब momentum दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आप इसको m into v भी लिख सकते हैं, लेकिन m into v यहां लिखना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ जो भी मेरा पार्टिकल का यहां वेलोसिटी होगा वो अप्रोच कर रहा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट को, तो मुझे यहां पे c ही लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ और बातें करना चाहेंगे, इसके बेसिस पे कुछ और नई बातें करना चाहेंगे। ये तो मैंने ब्रीफ आपको दे दिया, अब एग्जाम में लिखने के पर्पस से हमने इन्हीं चीजों को दोबारा से मेंशन किया हुआ है, इनको एलोबरेट करने की कोशिश की है, जरा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां से लैम्डा इक्वल्स टू h बाई m इंटू सी या h बाई p हम लोगों ने दे दिया। अब इससे जो फाइंडिंग्स हैं वो फाइंडिंग्स हम लोग यहां पे एक बार देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो ऐसी स्थिति में, यानी मूविंग पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसका वेवलेंथ कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मूविंग पार्टिकल है तभी उससे डी ब्रॉगली वेवलेट्स या वेव जनरेट होंगी। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उससे वेव जनरेट ही नहीं होंगी। इस बात को हमने यहां सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इनफाइनाइट, it implies that waves are associated with material only when they are in motion। यानी पार्टिकल अगर मोशन में है तभी डी ब्रॉगली वेव्स जनरेट होंगी, अदरवाइज तो नहीं। थर्ड वन हम लोग बात करना चाहेंगे, टू बी एसोसिएटेड विद ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ए पार्टिकल नीड नॉट टू बी चार्ज। देखो बच्चों, बड़ा मजेदार सा केस है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे तो वहां चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी था, इवन दैट चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटेड होना जरूरी था। यहां हमने लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p पढ़ा। अब इसमें कहीं भी चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब जो मैटर वेव्स हैं या जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं उनमें चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन दैट इसी चीज को दोबारा से हम लोगों ने लिखा। हमने कहा डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल था कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करें। यहां चार्ज पार्टिकल की भी जरूरत नहीं है और एक्सेलरेशन का भी कांसेप्ट नहीं है। अल्टीमेटली जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं या मैटर वेव्स हैं, किसी मैटर के मूव करने की वजह से अगर वेव्स जनरेट हो रही हैं तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कांसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दे डजंट कंटेन चार्ज एज वेल एज they are not in accelerated motion। Dear students, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिए। अब देखिए एक पर्टिकुलर केस, सबसे बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन का। रीजन बिहाइंड, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट्स में हमें मिलता है और इजीली हम उसको कई सारे मेटल से बाहर कर सकते हैं। अब उसी को हम लोग एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। एक्सेलरेट कर सकते हैं तो उसमें मोमेंटम डेवलप कर सकते हैं। अब मैं एक फुटबॉल को लेकर के थ्रू करूं, एक फुटबॉल को लेकर के फेंक दूं, उससे एसोसिएटेड मेटेरियल वेव्स की बात करूं तो निश्चित रूप से मुझे कुछ इंटरनेस आएगी। क्यों इंटरनेस आएगी मैं अभी बता देता हूं। लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p मैंने पढ़ा था। अब फुटबॉल का मास काफी ज्यादा है, मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, वेवलेंथ काफी छोटा होगा। अल्टीमेटली इस वेवलेंथ को मेरे लिए रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो अगर मैं नॉर्मल वॉक करता हूं तो मैं भी तो मास हूं, मेरे मूवमेंट से भी यहां पे नो डाउट वेव्स जनरेट होनी चाहिए, लेकिन इन वेव्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए, पता भी तो लगे कि हाँ भैया वेव्स बन रही हैं। जब तक मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो कैसे पता लगेगा? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो हैवियर मासेस हैं, जिनकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली काफी कम है, उनसे बनने वाली मैटेरियल वेव्स को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मास कंपैरेटिवली काफी कम है, जिसको हम मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे एसोसिएटेड वेव्स को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं
देख सकते हैं, देखने का मतलब अपीयरेंस उसकी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस हम करते क्या है यहाँ पे, सिंपल सा कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर एक वर्क डन करेंगे, इसको एनर्जी मिलेगी, और यहां से जो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की वो Q इंटू वी फॉर्मूले से या Q इंटू डेल्टा वी फॉर्मूले से मेरे को मिल जाएगी, दैट इज E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जिएट करना आसान सा काम है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर प्लेस करते हो तो उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E इंटू वी के बराबर होगी, इसको मैं K इंटू E के बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी लिख सकता हूं। बस दूसरा एक फॉर्मूला छोटा सा मैं पढ़ना चाहूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख सकता हूं। बड़े काम का फॉर्मूला आ गया डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर इसके ऊपर मिलना है। एज वेल एज 11th में भी आपने देखा होगा कि जब हम मोमेंटम की बात कर रहे थे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन जो है इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को मिले थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोगों को मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। बस अब क्या करना है मुझे, अब तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, ये E into V where E is a electronic charge, V is a potential difference equals to P square over 2m। मेरे को ये प्लेस करना है, कहानी खत्म। P square over 2m कहां से आया, हाफ mv स्क्वायर से आया। E into V कहां से आया, एक्सीलरेशन जो मैंने दिया था किसी इलेक्ट्रॉन को। अब एक्सीलरेशन यहां जरूरी नहीं है, यहां जरूरी है कि उसको मैंने एनर्जी किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड की। अगर मैं चाहूं तो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के जोर से अपने हाथ से भी फेंक सकता हूं, हाथ से भी थ्रो कर सकता हूं, लेकिन एनर्जी करने में उस एनर्जी को कैलकुलेट करने में लिए मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहां पे E into V के टर्म्स में लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब P का रिलेशन भी मुझे पता है, क्या पता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन P होता है, तो सिंपली I विल रिप्लेस इट जस्ट लाइक व्हाट P को मैं रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में बच्चों क्या, मैं यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज h अपनी जगह पे, और P स्क्वायर की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूं, चलो ऊपर कर देता हूं, नीचे कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऊपर ही कर देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से P इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा आ गया, और मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं, दैट इज h स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इनटू 2m। डियर स्टूडेंट्स यहां से मेरे को क्या करना था, लैम्डा को सेपरेट करना था, तो लैम्डा स्क्वायर को मैं एक तरफ ले जाता हूं, h स्क्वायर मेरे पास अपनी तरफ रहता है, 2m अपनी तरफ रहता है। अब ये E भी इधर आ जाएगा, तो E भी मैं इधर ले आता हूं, मुझे चूंकि लैम्डा लाना है तो लैम्डा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करूंगा दैट इज h, और यहां पे बात करूंगा तो स्क्वायर रूट 2mev। ध्यान रहे लैम्डा इज द एसोसिएटेड वेवलेंथ, किसके एसोसिएटेड, इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड, कब, जब उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों ने एक्सेलरेट किया। डिस्टेंस 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं यहां कह सकता हूं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट v। ये स्टूडेंट्स बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात NH की वैल्यू डाल करके, 2 की वैल्यू डाल करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल करके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल करके हम लोग यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी प्लेस कर सकते हैं। जब भी मुझे किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ की बात करनी होगी तो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जिससे मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है उसको यहां पे डालना होगा और मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे लैच आया था तो बस मैं ये सोच रहा था कि ऊपर से P की वैल्यू नीचे डालूं या नीचे से P की वैल्यू ऊपर डालूं, इसलिए थोड़ा सा लैच यहाँ पे आया था। तो इट्स योर चॉइस डियर स्टूडेंट्स, आपको तो लैम्डा सेपरेट करना है, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू कैसे भी उठा करके डाल सकते हैं। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। अब एक फ्रेम्ड वे में अगर चलोगे तो इट विल बी वेरी पेनफुल टू कंप्यूट योर न्यूमेरिकल्स, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब एग्जाम में कैसे लिखना है बाकी आपकी समझ में तो आ गया, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके लिए टेंशन की जरूरत ही नहीं है, हमने आगे यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको भी एलोबरेट करता हूँ आपको। चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिख लिया,
अब जो इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जीएट किया था उसको E इंटू वी के टर्म्स में लिख दिया और यहां से डायरेक्टली मोमेंटम हमने स्क्वायर रूट 2 निकाल दिया। इस मोमेंटम की वैल्यू को जो हमारा h बाई पी का कॉन्सेप्ट था लैम्डा के लिए उसके अंदर डाल दिया, वही फॉर्मूला मिल गया जो हमने ऊपर भी निकाला था डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था h कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 केजी 19 कूलम। अब इन सारी वैल्यूज को अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 12.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट वी, या एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में 12.3 ओवर स्क्वायर रूट वी, यानी सीधे सीधे पोटेंशियल की वैल्यू आप यहां डालेंगे तो आपको इजीली कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोग कह पाएंगे कि हम लोगों को जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो समझ आया या नहीं आया। थोड़ा सा तो टैक्स से हटके न्यूमेरिकल होगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है आप समझते ही हैं, डायरेक्ट तो नहीं मिलता, वैसे भी हमने यहां सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को ही डाला हुआ है। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। अब जितना ही उसने कहा व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आपके दिमाग में दो फॉर्मूले तुरंत आ जाने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप यहां पे लिखेंगे, आप बिल्कुल मत लिखिए, लेकिन दिमाग में आ जाना चाहिए लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, ठीक है। अब आगे उसने कहा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी बात अब आ जानी चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ था वो अभी पढ़ा था 12.7 ओवर स्क्वायर रूट वी। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूले तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है साहब, v की वैल्यू 100 वोल्ट पे रखी है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले की मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मुझे ना लिखने की जरूरत है ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, लेकिन नीचे वाले फॉर्मूले की मुझे जरूरत है। सिंपल सा, मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, अपना आंसर निकाल दूंगा। डियर स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है, v 100 वोल्ट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। अब कैलकुलेट करोगे, 100 का स्क्वायर रूट भी बड़ा आसान होता है, प्लस माइनस 10, माइनस तो आप लोगे नहीं यहां पे, मुझे पता है आप बहुत होशियार बच्चे हो, प्लस ही लोगे और आंसर दे दोगे। डियर स्टूडेंट्स यहां कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को भी मैं क्रिएट करना सॉल्व करना चाहूंगा, रिजॉल्व करना चाहूंगा। देखिए मैंने लिखा 12.7 और ये लिख रहा है 1.227। डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस आता है कि व्हाट यूनिट वी आर यूजिंग हियर। तो आप अपने मन में ऐसा यूनिट सिस्टम का एक ही कॉन्सेप्ट डाल के चलिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मत लीजिए। कई बार ये यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखता है, एंगस्ट्रॉम लिखता है तो 10 टू पावर माइनस 10 हो गया, कई बार नैनोमीटर लिखता है तो 10 टू पावर माइनस 9 हो गया, कई बार मीटर लिखता है, तो इसलिए आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो ऊपर फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें हम लोगों ने मीटर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी मीटर वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग ऑलवेज यूज करेंगे, दैट इज हियर डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 12.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम आप अगर यूज करना चाहते हैं तो यहां से 10 टू पावर माइनस 10 हटा देंगे, सीधे एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब ये नैनोमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो पता तो होना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा पता करोगे उतने ही कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पता करोगे तो कंफ्यूजन खत्म और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन निश्चित। चलिए गागर में सागर, छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया मैंने, आप समझ गए होंगे। ज्यादा पढ़ो और बिल्कुल क्लियर करके पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं। अगेन एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जरा देखते हैं बच्चों क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है। तो डिस्टेंस पार्टिकल को मैं पी कह देता हूं, प्रोटॉन नहीं है, पार्टिकल को पी कह रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन है तो पी कह देता हूं। अब इनकी वेलोसिटी की बात करते हैं, यहीं से मेरे को मिला है। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है तो पार्टिकल की वेलोसिटी 3v है। देखो यहां क्या है, पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहले उसने पार्टिकल कहा है तो लैम्डा पी लिखोगे, फिर आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे। देखो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। ये कितना है बच्चों, ये है 1/1, सॉरी ये सीधे सीधे है
इक्वल्स टू 1.813 into 10⁻⁻4। चलिए कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास। मुझे पता क्या करना है, मुझे मास ऑफ पार्टिकल पता करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, और बड़ा मजेदार सा केस है। देखो भैया आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अब ये आपकी प्रीवियस नॉलेज में आता है, आपको प्रोटॉन का मास पता है, अल्फा पार्टिकल का मास पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, डियर स्टूडेंट इन्हीं में से कोई होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पार्टिकल का मास 4 किलोग्राम निकलेगा तो फिर आप अंदाजा लगाओगे कि ये तो साहब जो है ना 4 किलोग्राम का क्या है, कोई हैमर थ्रो वाला गोला है, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, निकलेगा तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल पार्टिकल्स में से भी, चाहे तो प्रोटॉन हो, चाहे तो न्यूट्रॉन हो, चाहे तो इलेक्ट्रॉन हो, तो मास जो भी निकल के आएगा उसके बेसिस पर हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने हमें दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.11 into 10⁻31 kg। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सी बात है। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ भी करते रहो, कुछ भी कहते रहो, मुझे फार्मूले में वही दो याद रखने हैं। क्या पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब जो पहले वाला फॉर्मूला है H/P, या मैं लिख सकता हूं H/m into P। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको दो बार यूज करना है, एक बार पार्टिकल के लिए यूज करना है, तो ये एक बार पार्टिकल का हो गया, एक बार आप इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करोगे, दैट इज H अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स यहां से लैम्डा p और लैम्डा e जो आपको आ रहे हैं, इनका रेशियो आपको निकालना है, यानी डिवाइड करना है। बस डिवाइड करते समय ये ध्यान रखिए किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, मोस्टली बच्चे वही मिस्टेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बचा, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले में लैम्डा p बाई लैम्डा e को आप लोग कैलकुलेट करके इजीली दे सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट था छोटे से न्यूमेरिकल का। अब इसी में न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस हो सकते हैं, सारे मैंने यहां दिए हुए हैं, वो आप असाइनमेंट की फॉर्म में कर सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे और भी उठा लेते हैं। चलिए पहले इसी न्यूमेरिकल को देखें कैसे लिखा है उसने। पहले यहां पे लैम्डा p के लिए फॉर्मूला लिखा, फिर लैम्डा e के लिए फॉर्मूला लिखा, दोनों को आपस में डिवाइड किया, वेलोसिटी का रिलेशन 3v पहले ही लिख रखा था, यहां पे रेशियो लैम्डा p बाई लैम्डा e उसने दे रखा है तो डायरेक्टली मेंशन कर लिया। अब फॉर्मूले के अंदर ही काट पीट लो, जो भी कटता पिटता है सब काट पीट दो और आप यहां से मास का रेशियो दे दो। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो मास है ये आता है 1.6 into 1.675 into 10⁻⁻27। अब 27 माइनस का जैसे ही आया, मुझे लगता है कि ये किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रोटॉन का। तो बस इसी मास को देख करके मैंने लिख दिया 10 द पार्टिकल विद दिस मास कुड बी प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन। हाँ बच्चों ये बात यहां पे जरूर समझनी है कि ये 10⁻⁻27 मास जो है वो प्रोटॉन का भी हो सकता है और न्यूट्रॉन का भी हो सकता है। यहां चार्ज पार्टिकल का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो इट मे बी प्रोटॉन और इट मे बी न्यूट्रॉन। डिस्टेंस नेक्स्ट एग्जांपल की बात करना चाहेंगे, बड़ा मजेदार सा केस है। देखिए टेम्परेचर के एस्पेक्ट में है तो 11th का जो केटीजी वाला कॉन्सेप्ट है वो जरा हमें जरूर यहां पे चाहिएगा। मेरे को यहां पे देखते ही पता लग गया कि ये 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो अब कोई जरूरी तो है नहीं कि भैया इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमेशा आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ही क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ही आप उसको एक्सीलरेट करोगे और उसको वेलोसिटी दोगे और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करोगे। और अभी सिंपल सी बात है, यहां पे कोई पार्टिकल है, इसको आपने हीट एनर्जी देना शुरू किया तो हीट एनर्जी देना शुरू किया तब भी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब हीट एनर्जी दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो निश्चित सी बात है अब आप जो है काइनेटिक एनर्जी जो आपने हाफ mv² लिखी थी इसको बिल्कुल E into V के बराबर प्लेस करने की जरूरत नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन है ना पोटेंशियल है, इसमें तो कोई नॉर्मल पार्टिकल है उसको आपने हीट दिया है। अब हीट दिया है तो ये आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां जो आपने 11th में KTG पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसकी जरूरत है। देखिए KTG बड़ी एक छोटी सी यूनिट है 11th की, लेकिन बिना उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर हो ही नहीं सकता। रीजन बिहाइंड इसके दो छोटे छोटे से फॉर्मूले कई जगह पे लग जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टिपिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका मतलब लैम्डा मेरे को पता करना है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो यहां तक भी ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। इन ए मेटल एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है।
एंड कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का जो मीन सेपरेशन है उसके साथ आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, हाँ ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ये आपको बताएगा, पूछ नहीं रहा आपसे, बताएगा बहुत सारी चीजें। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल विच इज गिवन टू अबाउट, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने यहां पे दे दिया कि ये सेपरेशन कितना है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर है। कई बार वो देता भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को वो मीन फ्री पाथ लैम्डा के बारे में 11th में पढ़ा चुका है, एवरेज डिस्टेंस के बारे में वो आपको पढ़ा चुका है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वैल्यू को देता भी नहीं है, वो सीधे सीधे कंपेयर करा देता है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर के बेसिस पे मेरे को डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है और उस कैलकुलेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। अब बात वही है कि भैया इलेक्ट्रॉन जरूर है लेकिन ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अब कौन सा लगेगा, काइनेटिक थ्योरी लगेगा जो कि टेम्परेचर के बेसिस पे आता है। अब आप में से किसी को अगर याद है तब तो आप जीनियस हो, और याद होना भी चाहिए। अरे भैया जेईई मेंस या नीट अभी हुआ थोड़ी है, तब तक तो सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। सोचो सोचो जरा सोचो। वो पीछे वाला बच्चा गोपाल, जीनियस स्टूडेंट, बता रहा है पीछे से सर मेरे को याद। चलिए चलो भाई ठीक है, बाकी भी याद कर लो। देखो ये है जी फॉर्मूला, √3m⁴ ये हमारा मोमेंटम आता है टेम्परेचर के बेसिस पे। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे T जो है वो SI सिस्टम का टेम्परेचर है, केल्विन के अंदर है, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं डियर स्टूडेंट देखता हूं, मास यहां पे मेरे को दे रखा है, टेम्परेचर को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 300 केल्विन आ गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए H प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा, वैल्यू डालनी होगी। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है ये तो मुझे बताने की जरूरत आपको है नहीं शायद, लेकिन फिजिक्स के एग्जाम में कभी भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती जो आपको परेशान करे। आसान वाली कैलकुलेशन होती है, आप इसे करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन पे आप लोगों को 31 सीधे सीधे आंसर मिल जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब की कॉन्सेप्ट क्या था, ये वाला फॉर्मूला था। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को रिकॉल कराने के लिए ये न्यूमेरिकल यहां पर डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। द ग्राफ ऑफ फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए ये कोई नया ग्राफ नहीं है बच्चों, आप पढ़ चुके हो। बेसिकली ये तीन ग्राफ हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कलेक्टर पोटेंशियल नीचे आपने लिया हुआ है और फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऊपर ली हुई है। फ्रीक्वेंसी ν1 पे, फ्रीक्वेंसी ν2 पे, फ्रीक्वेंसी ν3 पे तीन ग्राफ हैं। अब जरा देखो डियर बच्चों, कैसे आप इसके कंक्लूजन निकालोगे। जो उसने पूछा है, दे रखा है, वो तो सॉल्यूशन के अंदर लिख ही रखा है मैंने, उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ना है। लेकिन मैं कुछ एलोबरेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी जो होती है वो hν के बराबर होती है किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की। ये वही डायग्राम मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। यहां पे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे, ये आपकी एमीटर प्लेट थी और ये आपकी कलेक्टर प्लेट थी। ये फोटोन्स आके इस पे गिरे, कुछ एनर्जी इसने ले ली वर्क फंक्शन के बराबर, दैट वाज hν0। रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई आपको। इसको आप लोग 12mv² भी लिख सकते हो। अब इसको रोकने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन ये काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है उसको रोकने के लिए आपने यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट दिया था, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, ये यहीं पे चेकआउट हो जाए। तो यहां से जो रोकने के लिए एनर्जी का कांसेप्ट दिया था वो दिया था आपने eV0, वेयर V0 वाज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपली आपने लिखा था eV0 इक्वल्स टू 12mv²। एक बात आपने और लिखी थी डियर स्टूडेंट्स, क्या hν इक्वल्स टू hν0 प्लस E इंटू V0। याद आ गया होगा आपको, सारी की सारी कहानी इसी एक ही क्वेश्चन पे टिकी हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड में, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव साइड में होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड में जिसका बड़ा है वही फ्रीक्वेंसी बड़ी है, बिकॉज ऑफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल।
नेगेटिव के अंदर, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ν1 इज द ग्रेटेस्ट, देन ν2, देन ν3। ये बात मेरे को बच्चों समझ में आ गई। यही बात शायद वो पूछ रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, यही बात मैंने यहां समझाने की कोशिश की है। रिलेशन कोई स्टूडेंट डायरेक्ट भी देख सकता है। कैसे देख सकता है समझिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये बड़ा होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होता ही नहीं है, एक ही मेटल है आपका, तो ये भी बड़ा होगा। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बड़ा होगा, लेकिन ध्यान रहे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होना है, तो आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, नेगेटिव साइन के साथ में बड़ा नहीं कहना, ये कॉन्सेप्ट है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। आगे भी इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस डाले हुए हैं, दे आर फॉर योर असाइनमेंट। आप उस असाइनमेंट को परस्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी, कोई दिक्कत आपको होगी, तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप करेंगे और चीजों को मेरे से शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, फिगर शोज द प्लॉट 3 कर्व्स ABC showing the variation photoelectric current wise character current potential 3 different intensity। या इंटेंसिव कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है इसे नया कराने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूं आपको, बाकी सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स। अब सिलेबस की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए सिलेबस में एटम बचा है हमारा, न्यूक्लियाई बचा है और सेमीकंडक्टर्स बचा है। तो बहुत ज्यादा सिलेबस कुछ ऐसा नहीं है जो परेशान करने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारा है, इतना ध्यान रखिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। छोटा सा भी पोर्शन छोड़ोगे तो 70 आउट ऑफ 70 में दिक्कत। इसलिए आपको सारा कंटेंट करना है, कंटिन्यूअस करना है, साथ साथ करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।